हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। यू ऑल आर अवेयर कि मैं कौन हूं, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है, बट इससे पहले कि मैं लेक्चर पे आऊँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको क्लियर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत टाइम बाद मैं एक लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्कैटर्ड लगे आपको, उतना ऑर्गेनाइज ना लगे ये। ठीक है, एंड दिस लेक्चर वाज नॉट प्री प्लान्ड, एकदम से अब मन में आया तो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये पूरी तरह से मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा भी कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप सुन रहे हो तो मतलब मैंने रिकॉर्ड किया है इसको पूरा, एंड यू आर लिसनिंग टू दिस, तो आप थोड़ा इसमें प्लीज मेक कीप इन माइंड कि ये चीज़ें स्कैटर्ड है काफ़ी। सेकंड थिंग, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ऑफ लग सकती है आपको। आई डोंट हैव द प्रॉपर टूल्स। ठीक है, तो बस काम चला लेना इस लेक्चर से। तो अब सीधा मैं लेक्चर पे आऊँगा। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इन द सिलेबस, द बार, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले देर आर थिंग्स दैट यू नीड टू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द ऑथर। ठीक है, अब मैं इसके आने पे भी पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं। ये लेक्चर किस किस के लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके लिए जिन्होंने क्लासेस खुद से नहीं लगाई। ठीक है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पता नहीं, ड्यू टू रैंडम रीजंस दे डिड नॉट कम टू क्लास। तो उनके लिए है, ताकि आप अब अगर घर पे बैठ के रिवीजन शुरू करो तो आप पढ़ के इसको सुन के काम चला सको। ठीक है, आई डोंट वांट कि आप किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो पे जाओ और वहां पे कुछ भी सुनकर और कुछ भी एग्जाम में लिख कर आओ। हो सकता है वहां पे क्वालिटी आपको बेटर मिले इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड ऑल, एनिमेशन वगैरह वो यूज करके कई वीडियोस हैं इंटरनेट पे, बट दे आर नॉट इन गुड क्वालिटी इन द बेसिस ऑफ कंटेंट। तो उनका कंटेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, अब सेकंड थिंग उनके लिए है जिन जो क्लासेस लगा नहीं पाए, इवेंट्स में थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, या ड्यूटीज पे थे, और मेडिकल के कारण नहीं आ पाए, मेडिकल रीजंस के कारण, या घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई उसके कारण नहीं आ पाए। कई लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, उसके लिए नहीं आ पाए। तो चाहे आप आए नहीं, चाहे आप आ नहीं पाए, दोनों केसेस में आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ऑल्सो फॉर दोज, क्योंकि चैप्टर बहुत पहले हमने डिस्कस किया था क्लास में, 2-3 महीने हो चुके, तो अब एग्जाम्स के आसपास एक क्विक रिवीजन सबको चाहिए होती है। एंड हो सकता है उस समय आपने नोट्स ना बनाए हों मेरे कहने के बावजूद, बट चलो, अब सुन लेना, अब बना लेना। एंड उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, एंड जनरली भी जो मतलब सबके लिए हेल्पफुल होगा इन योर ओन वे। तो आप जो चीज़ आपको लगे कि आपके सुनने लायक है, और सुन लेना, जो लगे कि नहीं भी स्किप करनी है स्किप कर देना। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग अ लेक्चर। ऑनलाइन लेक्चर लूंगा तो उसमें दिक्कत लास्ट टाइम क्या आई, एक तो टाइमिंग नहीं मैच करी काफी लोगों की, हॉस्टल्स में इंटरनेट इशू आ गया, या डिनर के साथ टाइम मिसमैच हो गया, क्लैश हो गया। घर पे हो तो डिस्टरबेंस है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स। हालांकि आई डोंट थिंक कि वो करेंगे ऐसा, बट सम ऑफ यू हैव सेड मी कि पेरेंट्स मना करते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, सो जो भी रीजन था आपका, उन सारे रीजंस का सोल्यूशन मुझे ये लगा कि एक रिकॉर्ड करके आपको भेज देता हूँ, आप अपने हिसाब से सुन लेना। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट, द चैप्टर। ऑथर कौन है? एमसी चावला। द नेम ऑफ द ऑथर इज एमसी चावला, मोहम्मद अली करीम चावला। पूरा नाम याद रखने की कंपल्शन नहीं है, याद रह गया तो बहुत अच्छा। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो नहीं याद, एमसी चावला लिख दो, मोर देन इनफ है। तो एमसी चावला था कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जिनके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय। तो आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हो, एमसी चावला आपकी तरह ही लॉ का स्टूडेंट था किसी समय। देन ही ज्वाइंड द बॉम्बे हाई कोर्ट बार। 1922 में वहां ज्वाइन करता है, लॉयर बनता है, एडवोकेट बनता है, स्ट्रगल करता है वहां पे, फिर उसी हाई कोर्ट का जज बनता है। उसी हाई कोर्ट में देन ही बिकेम द चीफ जस्टिस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस बनता है ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। एमएसटीज में आप में से कईयों ने गलती करी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख दिया, नहीं, ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, एंड उसके बाद ही ऑल्सो वेंट टू पार्लियामेंट एज अ मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें तो थी ही, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, दैट एमसी चावला वाज अ लॉयर, एन एडवोकेट, एंड आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम अ जज।
और काफ़ी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, पॉपुलर थे काफ़ी, पॉलिटिकली भी एक्टिव थे। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम किया। उस वजह से एमसी चावला वाज अ बिग पॉलिटिकल एंड सोशल एंड जनरली अ बिग फिगर, ठीक है, अ बिग पर्सनैलिटी। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस के पहले भी और बाद भी, ठीक है। उसके बाद जो बुक हमारे सिलेबस में है, जिसके 4 चैप्टर्स अपने सिलेबस में हैं, द नेम ऑफ द बुक इज रोजेज इन दिसंबर। रोजेज इन दिसंबर का जो ये टाइटल है, जो क्योंकि टाइटल अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए डिटेल में नहीं, सिंपली समझ लो ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं है उसको हम यहाँ पे रोजेज बोलेंगे। और दिसंबर मतलब वो टाइम जब वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें किसी एक टाइम पे पॉसिबल नहीं होती। इस बुक का मेन थीम है उन चीजों को पॉसिबल बनाना विद द हेल्प ऑफ मेमोरीज। जो आपकी यादें हैं उनकी हेल्प से आप किसी भी चीज को पॉसिबल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्टिकुलर मेटाफर को आप समझो, रोजेज आर जनरली नॉट पॉसिबल इन दिसंबर। विंटर में रोजेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस समय न्यू लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो जिस समय रोजेस पॉसिबल नहीं है उस समय भी आप उसको पॉसिबल बना सकते हो अपनी यादों में। आप एकदम से अपने दिमाग में किसी भी गुलाब के बारे में सोचो, जिस रंग का गुलाब सोचोगे वो उसी रंग का गुलाब आपके सामने आ जाएगा, मतलब आपकी आंखों के सामने, आपके मन में आ जाएगा। एंड आप चाहो तो उसकी खुशबू इमेजिन कर सकते हो, आप चाहो तो उसका टच जो आप करते हो वो क्या फीलिंग होती है, किस तरह से टेक्सचर होता है उसका, आप उसको भी याद कर सकते हो। तो अपनी आपकी जो मेमोरीज हैं वो इतनी स्ट्रोंग हैं कि वो किसी भी चीज को जिंदा रख सकती हैं हमेशा के लिए, है ना। कोई इंसान आपकी लाइफ में इस समय ना हो या आपके सामने इस समय ना हो, आप हॉस्टल्स में हो, आप उसके बारे में याद करो एंड वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपकी यादों से आप हर चीज को पॉसिबल बना सकते हो। समथिंग विच इज जनरली नॉट पॉसिबल, यू कैन मेक दैट थिंग पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर मेमोरीज। तो ये मेन थीम है, टाइटल का भी ये मेन मतलब है। अब बैकग्राउंड में आपको क्या क्या चीजें याद रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमसी चावला था कौन, उस समय इंडिया की सिचुएशन क्या थी। 1922 से ये चैप्टर शुरू होता है, 1922। तो उस समय इंडिया अगेन ब्रिटिशर्स के अंडर था, ठीक है। एट द सेम टाइम काफी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, गांधी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड जवाहरलाल नेहरू इज ऑल्सो देयर, मोहम्मद अली जिन्ना इज देयर, मेनी अदर पोलिटिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल फिगर्स आर देयर, ठीक है। बहुत पोलिटिकली अनस्टेबल नेशन है उस समय, ठीक है। वर्ल्ड वॉर इज हैपनिंग समवेयर इन द वर्ल्ड, एंड ये सारी चीजें, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया में, अदरवाइज। तो इस सब के बीच में जो एमसी चावला आपको बता रहा है, जो इस चैप्टर में या अदरवाइज जो बाकी 3 चैप्टर्स में, वो सब इस सब के बीच में हुआ। तो प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है, इट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, 1947 के पहले है। लास्ट में जाके एक दो चीजें 1970s के आसपास होती हैं, बट 90% जो चैप्टर है वो आज़ादी से पहले वाला है, आज़ादी से पहले के टाइम पे हुआ। तो उसको याद रखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमसी चावला कब आया इस बार में, मैंने बताया आपको 1922 में एमसी चावला ने बॉम्बे हाई कोर्ट बार को शुरू किया, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे टॉप से आप देख सकते हो, चावला जॉइंस द बार 1922, 1922 में आया वो बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसने ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट। अब जिस तरह से कोई भी लॉयर या कोई भी एडवोकेट जब फ्रेशर होगा तो उसके सामने इतने सीनियर्स होंगे, इतना मतलब अ, पूरा एक ग्रुप होगा एक्सपीरियंस लोगों का। तो एमसी चावला के मन में ये था कि इतने सीनियर और इतने एक्सपीरियंस लॉयर्स और एडवोकेट्स के होते हुए मुझे केसेस क्यों मिलेंगी, और वो इस बात पे बिल्कुल ठीक था, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ पॉज एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो अब मैंने आपको नोट्स भेजे थे, हैंड रिटन नोट्स, आप प्लीज उनको भी अपने सामने रखना ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, ठीक है। वो मैंने उस समय मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो जो मेरे हाथ में आया मैंने वहां पे बस लिख कर आपको भेज दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर कि पता नहीं टाइम मिले ना मिले शॉर्ट नोट्स बनाने का बाद में। तो मैंने भेज दिया था वो भी आपको, तो उसको यूज कर लो, और जो अभी आपके सामने है इसको भी आप साथ साथ यूज कर लो। तो चावला 1922 में ही ज्वाइन द बॉम्बे हाई कोर्ट बार। कंफ्यूज था कि क्यों कोई मुझे केसेस देगा जब इतने एक्सपीरियंस लॉयर सामने हैं, उसको केसेस नहीं मिले काफी लंबा टाइम तक।
पर इस चीज पे हम बाद में आएंगे। एमसी चावला सीधा छोटा सा ये बात करके ना कि मैं ज्वाइन किया और इतने एक्सपीरियंस लॉयर्स वगैरह थे, तो वो सीधा जंप करता है, बाकी लोगों के बारे में बात करना शुरू करता है। काफी लोगों के बारे में जिसके साथ एमसी चावला ने काम किया, एमसी चावला ने हमें उनके बारे में बताया है। द फर्स्ट पर्सनैलिटी इज इन वेरेडिटी। ठीक है, ही इन वेरेडिटी वॉज ऑल्सो अ लॉयर एडवोकेट इन बॉम्बे हाई कोर्ट बार, और उस समय ही वॉज अबाउट टू रिटायर। एमसी चावला बताता है हमें कि इनविलिटी रिटायर होने वाला था। कुछ क्वालिटीज इनविलिटी के बारे में बोलता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है और अच्छा लॉयर था, अच्छा एडवोकेट था। ठीक है, कुछ और चीजें हमें उसके बारे में बताता है, और मेमोरी से ही जुड़ी हुई एक चीज है कि वो भूलाबाई देसाई को एडवाइस देता है कि यंग मैन लर्न टू ट्रस्ट योर मेमोरी, अपनी याददाश्त पर भरोसा करो। और क्यों करता हो ऐसा? भूलाबाई देसाई नोट्स बना रहे होते हैं बैठ के, तो वो नोट्स बना रहे होते हैं, इनवेरिटी वहां से गुजरता है और देखता है कि ही इज मेकिंग नोट्स। उसके हाथ से नोट्स पकड़ता है, नोट्स को फाड़ देता है और उसको एडवाइस देता है कि नहीं, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, आपकी जो मेमोरी है उस वो अच्छी भी होनी चाहिए, और कम से कम आप खुद अपनी मेमोरी पे भरोसा करो। क्योंकि जब आप जज के सामने हो, आप पेजेस नहीं पलटोगे ना। ठीक है, ये एमसी चावला ने नहीं बताया, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप खुद सोच के देखो, आप सब लॉयर्स बनने वाले हो मोस्टली, मतलब आप में से एडवोकेट्स बनोगे, जज बन सकते हो, तो क्या आप कोर्ट रूम में बैठ के पेजेस टर्न करते रहोगे? आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ के आए हो, आपने क्या रिसर्च करी, आपने क्या स्टडी किया केस के बारे में, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इनवेलिडिटी भूलाबाई देसाई को एडवाइस देता है, एंड भूलाबाई देसाई उस एडवाइस को मान लेते हैं। फिर अगला एपिसोड हमें बताया जाता है कि जमशेद जी कांगा, सर जमशेद जी कांगा, जो भी उस समय लॉयर थे और एडवोकेट जनरल थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो एक बार इनवेलिडिटी को इनवाइट करते हैं एक रिसेप्शन पार्टी में। इनवेलिडिटी शर्त रखता है कि मैं आ जाऊंगा, बट मैं क्या करूंगा, ब्रिज गेम खेलने आऊंगा। अब नोट्स में और अदरवाइज हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ब्रिज गेम क्या है? एक कार्ड गेम है, ताश के पत्तों के साथ खेले जाने वाली गेम है। जनरली चार लोग एक साथ खेलेंगे और दो दो की टीम में खेलेंगे। तो इनवेलिडिटी को ये गेम बहुत पसंद थी। ही सेज टू कांगा कि मैं आ जाऊंगा, पार्टी आपकी शाम को है, बट मैं सुबह आऊंगा, सुबह आकर मैं ये गेम खेलना शुरू करूंगा। कांगा मान जाते हैं। कांगा इनवेलिडिटी के लिए पूरा इंतजाम करते हैं कि वो आए, आराम से गेम खेल पाए। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब शाम में गेस्ट आने शुरू होते हैं, तो कांगा भाई, मेन जो पर्पस है वो तो पार्टी है ना, और कांगा ने इन वेरिटी को बुलाया ही इसलिए है कि कांगा अपने गेस्ट से मिलवा पाए इस इंसान को। तो जब फाइनली गेस्ट आने शुरू होते हैं, तो कांगा केम एंड सेड टू इनवेलिटी कि भाई साहब अब आ जाओ। ठीक है, और जस्ट अ मिनट। तो यहाँ के बाद यहाँ देखो आप, कांगा से टू इनवेलिटी कि भाई साहब अब आ जाओ और आके जो गेस्ट हैं हमारे, उनसे आप थोड़ी बातचीत कर लो, थोड़ा मतलब इंटरेक्शन कर लो। अब इन रियलिटी उस समय भी गेम खेल रहा था, ब्रिज खेल रहा था। तो इसने कांगा को बोला कि मैं नहीं आ रहा, मैं गेम खेलूंगा। अगर आपके जो गेस्ट हैं उनको मुझसे मिलने का इतना शौक है, तो उनको मेरे साथ मेरे पास ले आओ। अब दिस वॉज काइंड ऑफ एन इंसल्ट। ठीक है, आप जिसने आपको बुलाया, होस्ट कांगा है, कांगा ने आपको बुलाया, और आप उसको बोल रहे हो कि भाई साहब आपके गेस्ट से मैं मिलूंगा नहीं, उनको मिलना है तो मेरे पास ले आओ। पर चलो, कांगा, आई थिंक ही वॉज वेरी हम्बल, और एमसी चावला बताता भी है हमें कि कांगा वॉज वेरी हम्बल। तो कांगा अपने गेस्ट को एक एक करके लेकर आया और इससे मिलवाया, इनवेरिटी से मिलवाया। उसके बाद अगला जो चीज जहां पर एमसी चावला हमें थोड़ा हिंट देता है कि इनवेरिटी किस तरह का इंसान था। एक बाइकुला क्लब था बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, बाइकुला क्लब में सारे यूरोपियंस रहते थे, यूरोपियन लॉयर्स एंड एडवोकेट्स एंड मे बी सम जजेस। तो वहां पे क्या रूल था कि अगर कोई भी इंडियन वहां पे जाना चाहेगा, तो उसको पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा, पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा। वो दरवाजा आमतौर पे सिर्फ जो सर्वेंट्स हैं या वर्कर्स हैं उनके द्वारा यूज होता था। अम, आपने जैसे कई और कंपनीज में या कहीं ना कहीं देखा होगा कि देर इज अ वे जिससे जो सारे रिसोर्सेज आएंगे, सारा सामान वगैरह अंदर आएगा, एंड देन देर इज अ मेन एंट्री। तो मेन एंट्री से इंडियंस का अंदर जाना मना था। इससे आपको वो भी याद आ जाएगा, पुरानी मूवीज में दिखाया जाता था, या जनरली वैसे भी और जगहों पे भी मिल जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो लगभग लगभग वो वाला मामला है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब
जनरली किसी एक आम इंडियन के साथ ये चीज होती होगी तो शायद इतना प्रॉब्लमेटिक ना लगता हो। कांगा, जमशेदजी कांगा, जो कि जैसे मैंने बताया उस समय एडवोकेट जनरल थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, जब इनको भी इनवैलिडिटी की कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता था। और कॉन्फ्रेंस क्या है, हर लॉयर अपने, लॉयर या एडवोकेट अपने जब केसेस होते थे तो केसेस को डिस्कस करने के लिए या उनके बारे में रिसर्च करने के लिए, बात करने के लिए एक मीटिंग, काइंड ऑफ मीटिंग्स रखते थे, और उसमें बाकी लॉयर्स और एडवोकेट्स आते थे, डिस्कशंस होती थी, सीखते थे, लोग आकर बातें करते थे। तो इन रियलिटी जब भी कोई कॉन्फ्रेंस लगता बाइकुला क्लब में तो कांगा जब वहां पे जाते तो इनको भी पीछे के दरवाजे से जाना पड़ता। आप इमेजिन कर सकते हो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसको पीछे के रास्ते से जाना पड़े किसी जगह पर। तो पर नहीं, कांगा वॉज वेरी हम्बल अगेन, तो उसको कोई फर्क नहीं लगा। चागला कांगा से क्वेश्चन करता है कि भाई साहब आपने क्यों ऐसा किया, रेसिज्म को आपने क्यों क्वेश्चन नहीं किया। पर कांगा सेज व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ेगा, इन वेरिटी इतना अच्छा लॉयर है, इतना ग्रेट लॉयर है, अब वो कोई कॉन्फ्रेंस रखेगा तो जाना तो है ही, अब वो कहाँ पे रखता है, वहां पे किस तरह से जाना है, व्हाट डज इट मैटर। तो कांगा ने वही दिखाया कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दिस वाज द एपिसोड विद इनवेरिडिटी। उसके बाद सॉरी, उसके बाद चागला स्ट्रैंगमैन को इंट्रोड्यूस करता है। स्ट्रैंगमैन लगभग लगभग इनवेरिटी जैसा ही करेक्टर है। ही इज ऑल्सो ब्रिटिश, ही इज ऑल्सो अ गुड लॉयर, गुड एडवोकेट। बट स्ट्रैंगमैन की एक दिक्कत थी कि वो अपने आप को बहुत कुछ मानता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप को एक सबसे अच्छा लॉयर मानता था। ठीक है, दूसरा वो ये मानता था कि क्योंकि वो ब्रिटिशर है तो वो सब इंडियन से सुपीरियर है। एमसी चावला को, जो हमारा ऑथर है, उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और कहीं ना कहीं इसी नेचर की वजह से स्ट्रैंगमैन कई बार जजेस के साथ लड़ पड़ता था। और उनमें से एक जज थे जस्टिस मार्टिन। अब जस्टिस मार्टिन की ना तो स्ट्रैंगमैन से बनी ना ही इनवेरिटी से बनी। इनवेरिटी तो इनके कोर्ट में जाता ही नहीं था, क्योंकि जब भी जाता कोई ना कोई इनमें से इन दोनों में क्लैश हो जाता। ठीक है, तो उसने तो जाना बंद कर दिया। स्ट्रैंगमैन का एक बहुत अर्जेंट केस था, तो वो जस्टिस मार्टिन के पास गया, अपना केस लेकर कोर्ट में गया और रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप मेरी बात सुन लो। अब उस समय जो कोर्ट की टाइमिंग है वो ओवर होने वाली थी। स्ट्रैंगमैन उनके पास गया और स्ट्रैंगमैन की आदत थी कि जब भी वो बात करता, उसका जो हाथ है वो उसकी पॉकेट में रहता, और पॉकेट में कुछ कॉइन्स होते थे, तो वो कॉइन्स को ना जिंगल करता रहता, उसको हिलाता रहता, खेलता रहता उनसे। ठीक है, और जब जस्टिस मार्टिन ने ये देखा तो उसने स्ट्रैंगमैन को डांट दिया कि आप अब कोर्ट में खड़े हो, जज के सामने खड़े हो, यू शुड बी इन योर बेस्ट बिहेवियर, आपको तमीज नहीं है खड़े रहने की भी। तो स्ट्रैंगमैन बहुत ह्यूमिलेटेड फील किया, और ऊपर से जस्टिस मार्टिन ने उसका केस भी नहीं सुना। ठीक है, पहले उसको डांटा, फिर बोला कि भाई जी अब तो टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए, कोर्ट का टाइम ओवर, और उठ के वहां से चला गया। अब इस चीज से स्ट्रैंगमैन बहुत गुस्से में आया। और चागला से कि उस समय स्ट्रैंगमैन ने इतनी गालियां दी जस्टिस मार्टिन को, और ऐसे वर्ड्स यूज किए जो चागला हमें बता भी ना पाया। चागला को यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियन है चागला का, उसको मजा भी आया कि स्ट्रैंगमैन जो अपने आप को बहुत कुछ मानता है, उसको डांट पड़ गई, उसको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। बट एट द सेम टाइम ही सेज कि स्ट्रैंगमैन एक अच्छा लॉयर, अच्छा एडवोकेट है, तो एज अ जज जस्टिस मार्टिन को उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, मैटर अर्जेंट था। ठीक है, एज अ पर्सन वो जो भी है, बट जब वो एज एन एडवोकेट वहां पे आया तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब आपका इस पे कोई भी ओपिनियन हो सकता है, यू आर फ्री टू मेक योर ओन ओपिनियन। फिर चागला अगला जो करेक्टर है इंट्रोड्यूस करता है चिमन लाल सेतलवत। अब चिमन लाल सेतलवत कौन है? चिमन लाल सेतलवत अगेन एक अच्छे लॉयर, अच्छे एडवोकेट, एंड ज्यादा कुछ नहीं बताता एमसी चागला हमें उनके बारे में, थोड़ा करेक्टर के बारे में, थोड़ा नेचर के बारे में, अगेन वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन। और आगे जाके बस एक नाम आएगा, मोतीलाल सेतलवत। मोतीलाल सेतलवत चिमनलाल सेतलवत का बेटा है, उस वजह से बस आप चिमनलाल सेतलवत का भी नाम याद रखो। ऑल्सो चिमनलाल सेतलवत वॉज वन ऑफ द पर्सन्स जिसने एमसी चागला की हेल्प की थी जब एमसी चागला के पास पैसे की कमी थी, केसेस वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो इन मेनी वेज चिमनलाल सेतलवत हेल्प एमसी चागला। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट नाम ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर एमसी चावला ऑफ कोर्स, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जनरली अगर आप बात करो, ही इज द मैन, ही वाज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, टू नेशन थ्योरी या जो भी आप बात करो। ठीक है, तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इस चैप्टर में जिन्ना बिल्कुल अलग है।
अभी तक वो ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी पार्टीशन वाले जो आइडियाज हैं वो नहीं रखता। ही इज वेरी पेट्रियोटिक, ही इज वेरी नेशनलिस्ट पर्सन। ठीक है। और ही इज वन ऑफ दोज जो टू नेशन थ्योरी जैसी जो थ्योरीज थी, जो बांटने वाली थ्योरीज थी, पार्टीशन वाली थ्योरीज थी, उनको रिजेक्ट और अपोज करते थे। तो चागला बोलता है हमें कि उस समय जिस तरह का नेचर था जिन्ना का, कोई भी आकर अगर चागला को बोलता कि जिन्ना आगे जाके पार्टीशन करवाएगा, तो चागला उस इंसान को बेवकूफ समझता जो जिन्ना के ऊपर ये ब्लेम लगाता। ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि जिन्ना का नेचर अभी तक इस चैप्टर में ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ कि अब एग्जैक्टली जिन्ना के बारे में क्या क्या हमें पता चलता है। जिस समय एमसी चावला हमें शुरू करता है जिन्ना के बारे में बताना, एक इंसान था आधिया। ठीक है। उसका स्पेलिंग है ADHI, ए से है। ठीक है। अब लिख लेना आप ADHIYA। जो शॉर्ट नोट्स मैंने भेजे उसमें लिखा होगा। आधिया वॉज द नेम ऑफ द पर्सन, ही वॉज द जूनियर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। आधिया वॉज द जूनियर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना एक टाइम पे सिर्फ एक जूनियर रखता था। ठीक है। ओनली वन जूनियर एट ए टाइम। तो जिन्ना ने क्या किया, जब सॉरी जिन्ना कह रहा हूँ, आधिया वॉज अ गुड फ्रेंड विद मोहम्मद अली। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। ठीक है। मैंने बताया ना कि थोड़ा प्लान्ड नहीं है ये, तो कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पे थोड़ा। तो दोबारा शुरू करता हूँ यहाँ से थोड़ा इस पार्ट से। एमसी चावला इंट्रोड्यूसेस मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन है मैंने आपको बताया। मोहम्मद अली जिन्ना एक टाइम पे एक ही जूनियर रखता था, एंड एट दैट टाइम हिज जूनियर्स नेम वाज आध्या। तो आध्या जो था वो एमसी चावला का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों एक साथ मतलब काफी रहे, एंड इतने अच्छे दोस्त बन गए कि जब आध्या की शादी हुई तो उसने एमसी चावला के आगे शर्त रखी कि अगर आप नहीं आओगे मेरी शादी में, मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो एमसी चावला को काफी दूर जाना पड़ा था इसकी शादी में, एंड ही वेंट देयर। बट आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, आधिया लेफ्ट मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जूनियर। तो वो छोड़ के चला गया। तो अब वैकेंसी थी एक जूनियर की, एंड एमसी चावला नाउ बिकेम द जूनियर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। तो एमसी चावला जूनियर बन गया मोहम्मद अली जिन्ना का। अब एज अ जूनियर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, एमसी चावला सेज कि जिन्ना जो है इमोशनलेस करेक्टर था। बहुत बार ऐसा हुआ और ऐसा होगा ही। अगर आप किसी के जूनियर हो तो आप जूनियर क्यों बनोगे? आप सीखने के लिए जूनियर बनोगे। और कई बार सिखाने के लिए जो सीनियर है वो आपकी हेल्प भी करेगा, आपको बताएगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे होगी। पर एमसी चावला सेज कि जिन्ना कभी भी हेल्प नहीं करता था। ही वॉज इमोशनलेस। ठीक है। कभी उसने एमसी चावला का हाल चाल नहीं पूछा, कभी ये नहीं पूछा कि भाई साहब आपको सैलरी वैली तो मिलती है नहीं, केसेस आपके पास है नहीं, आप घर कैसे चलाते हो। तो ऐसा कुछ भी जो इमोशंस, किसी भी इंसान में थोड़े भी इमोशंस होंगे तो वो हाल चाल पूछ लेगा। बट जिन्ना का वो करेक्टर नहीं था। फिर जैसे मैंने बताया कि वो कभी अपने जूनियर्स की हेल्प नहीं करता था, चाहे वो केसेस को डील करने में हो, चाहे वो अदरवाइज हो। एंड इसी चीज को आगे एमसी चावला सेज कि अगर सामने से भी कोई आके बोलता था ना कि हाँ हमें कोई अच्छा लॉयर सजेस्ट कर दो, कोई अच्छा जूनियर सजेस्ट कर दो, तो जिन्ना तब भी नाम नहीं लेता था। तब भी वो अपने जूनियर जो इस समय एमसी चावला है उसको रेकमेंड नहीं करता था, जिसको हम सिफारिश बोलते हैं। अब सिफारिश हर समय गलत नहीं होती। सिफारिश कब गलत है? जब आप ना तो एलिजिबल हो ना अदरवाइज, और बस आप सिफारिश के दम पे चले गए, या फिर आपकी सिफारिश के कारण कोई जो आपसे ज्यादा एलिजिबल था, मतलब ज्यादा काबिल था, उसकी आपने अपॉर्चुनिटी छीन ली। इन दो केसेस में सिफारिश गलत है। एमसी चावला से इसकी जहां पर सिफारिश नहीं, रिकमेंडेशन सजेशन मांगने आता था कोई। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कोई केस अपना देना हो तो मैं ऑब्वियसली किसी ना किसी से पूछ सकता हूँ कि कोई अच्छा वकील हो तो बताओ। तो उस केस में सजेशन बोलते हैं हम उसको। पर मोहम्मद अली जिन्ना एमसी चावला का नाम तब भी नहीं लेता था। तो किसी भी रूप में मोहम्मद अली जिन्ना अपने जूनियर्स की या किसी की भी हेल्प नहीं करता था। ठीक है। और इसके पीछे जिन्ना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर मैंने आपकी हेल्प करी और आप सक्सेसफुल हो गए, तो आपको लोग ये कहेंगे कि आप सक्सेसफुल इसलिए हो क्योंकि जिन्ना ने आपकी हेल्प करी थी। एंड मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो जब भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपकी जो सक्सेसफुल होने का क्रेडिट है वो पूरी तरह से आपका खुद का होगा। अब ये ओपिनियन एमसी चावला थोड़ा मानता भी है, थोड़ा उसको सही भी कहता है, बट एट द सेम टाइम ही सेज कि भाई थोड़ी हद होती है हर एक चीज की। ठीक है। एवरीथिंग शुड बी इन पर्टिकुलर लिमिट। जरूरत से ज्यादा आप आदर्शवादी आइडियलिस्टिक बनने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी चीजें। ठीक है।
अब इसी की एक एग्जांपल मिलती है बावला मर्डर केस में। बावला मर्डर केस में क्या होता है, एक वकील आता है मोहम्मद अली जिन्ना के पास। वो कहता है कि हमारे पास एक केस है और उस केस के लिए हमें एक जूनियर लॉयर की जरूरत है, तो आप किसी का नाम सजेस्ट करो। और जिन्ना चाहता तो वो अपने जूनियर एमसी चावला का नाम बोल सकता था, और उस समय एमसी चावला को पैसे वगैरह की भी काफी जरूरत थी। पर नहीं, जिन्ना अपने आदर्शों पे अड़ा रहा और उसने सामने वकील को बोला कि भाई इतने जूनियर्स घूम रहे हैं इस कोर्ट में, किसी को भी पकड़ लो, ठीक है, किसी को भी आप चूज कर लो। तो एमसी चावला को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है और जिन्ना अवेयर था। तो भाई ठीक है, आपने खुद नहीं हेल्प करी, आपने पैसे नहीं दिए एमसी चावला को, आप सैलरी नहीं देते, आपने रिकमेंडेशन अदरवाइज नहीं दिया। अब सामने से कोई चल के आया है, वो पूछ रहा है कि कोई अच्छा वकील बता दो, तो आप बता दो ना कि एमसी चावला ये भी है एक बैठा, ये भी एक अच्छा वकील है। और उस समय एमसी चावला वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस केस, उसको बावला मर्डर केस के बारे में सब कुछ पता था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करना है, हमें इस चैप्टर में इस केस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, केस क्या था, ठीक है, ये नहीं हमें पता। बस इतना पता है कि केस एमसी चावला को मिल सकता था, फीस वगैरह भी काफी अच्छी मिलती चावला को, और उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज काफी हद तक सुधर जाती। पर जिन्ना ने उसका नाम ही नहीं लिया और चावला को ये केस नहीं मिल पाया। ठीक है, उसके बाद चावला कुछ रैंडम लोगों के नाम लेता है, तो वो नाम मैं यहाँ पे आपको नहीं बोल रहा। ठीक है, आपको मैंने लिख के भी भेजे हैं, चैप्टर बुक में भी आपके पास लिखे हुए हैं। दोज नेम्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको कंप्लीटली इस समय छोड़ रहा हूँ। फिर एमसी चावला इसी चीज को, बावला मर्डर केस को आगे रिलेट करता है हमें अपने ब्रीफलेस डेज के बारे में बताकर। इस पे आपने असाइनमेंट भी बनाई है। ठीक है, क्या है ब्रीफलेस डेज? जब वो टाइम जब एमसी चावला के पास काम नहीं था। तो टोटल लगभग 8 साल हैं जब एमसी चावला के पास काम नहीं था। 1922 में ही ज्वाइन द बार। ठीक है, अब मैं लिखता ज्यादा इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि आई डू नॉट हैव द प्रॉपर टूल्स। तो 1922 में उसने बार को ज्वाइन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने। एंड 1922 से लेकर 1930 तक ही वॉज कंप्लीटली ब्रीफलेस, उसके पास काम नहीं था। ठीक है, और जब आपके पास काम नहीं है 8 साल, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं। आप एज अ पर्सन अपने काबिलियत पर, अपनी एबिलिटी पर डाउट करने लग जाते हो कि मैं अच्छा लॉयर, अच्छा एडवोकेट हूँ भी कि नहीं, क्यों नहीं मिल रहे मुझे केसेस, क्यों नहीं मेरा काम अच्छा हो रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर आ जाती हैं। फिर मेंटल इश्यूज आपके ऊपर आ, स्ट्रेस आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो एज अ पर्सन, एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर, जब आपके पास काम ना हो। बट एमसी चावला यहाँ पे आपको ये भी बताता है कि जब आपके पास काम नहीं है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू लर्न। क्योंकि जब काम मिलने लग जाएगा फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा सीखने के लिए। तो जब आप अभी काम नहीं है तो आप सीखो, सीखते रहो, ताकि जब आपको काम मिलने लगे तब आप बिल्कुल रेडी हो जाओ उस काम को अच्छे से करने में। आप इसको इस तरह से समझो, लेट्स से आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, और लेट्स से आप एक क्रिकेटर हो, और क्रिकेट खेलने आप जाते हो, वहां पे हर रोज जाते हो, और लगभग मान लेते हैं एक बार के लिए कि 5-6 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, और आपके दिमाग में ये है कि मैं खेल तो रहा हूँ या रही हूँ, बट मुझे तो इंडियन टीम का पार्ट बनने का या किसी भी और टीम का, ऑफिशियल टीम का पार्ट बनने का मौका ही नहीं मिल रहा, मैचेस खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा। जब भी मुझे मैच में लेके जाया जाता है, मैं साइड में बैठा रह जाता हूँ या रह जाती हूँ। ठीक है, मौका नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे। तो उस समय आप क्या सोचो, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप अभी प्रेपरेशन जोन में हो, और जब भी मौका मिलेगा यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। ठीक है, और ये बहुत बार हुआ है, और ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ, जो खास तौर पे नीचे से ऊपर उठता है उसके साथ ऐसा ही होता है। यू वर्क एंड वर्क एंड वर्क एंड यू लर्न, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप तब तक रेडी हो चुके हो जाते हो, पक जाते हो उस काम को करने के लिए। यू आर प्रिपेयर्ड। तो एमसी चावला सेज कि इन ब्रीफलेस डेज को आप यूज करो सीखने के लिए। फिर एमसी चावला टेल्स अबाउट द ट्रंक मर्डर केस। ट्रंक मर्डर केस क्या था? दो गुजराती मर्चेंट थे, पर्ल मर्चेंट, मोतियों में डील करते थे। तो एक ने दूसरे को बोला कि मेरे पास एक नेकलेस है, और देखने के लिए उसको बुलाया। जिसने बुलाया और जो देखने आया उसने, जिसने बुलाया था उसका मर्डर कर दिया। जब मर्डर किया तो
जिसने बुलाया था उसका भाई भी उसी रूम में था। ठीक है। और मर्डर करके वो उसकी बॉडी को पैक वैक करके ट्रंक में डालकर ले गया, टैक्सी में उस बैठा और ले गया। काफी देर उसने टैक्सी को इधर उधर घुमवाया, टैक्सी वाले को बोल बोल के, फिर एक सुनसान सी जगह पर एक कुएं में उसने उस बॉडी को फेंक दिया, ट्रंक को फेंक दिया। टैक्सी वाले को डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने क्या किया, जब वापस वो बैठा इंसान टैक्सी में, तो टैक्सी वाला उसको कहीं उसकी बताई हुई डेस्टिनेशन पे लेके जाने की बजाय सीधा पुलिस स्टेशन ले गया और वहां जाकर उसको अरेस्ट करवा दिया। केस चला। अब क्योंकि जो मरने वाला है उसका भाई भी उसी रूम में था, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डाउट आया। उसका केस एमसी चावला ने लड़ा, और जिसने मारा था उसका केस जो है वो आ, शेकलवद ने आई थिंक लड़ा। नाम मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक वंस। इट हैपेंस sometimes, I hope you will understand. uh, just a minute. हाँ, सेतलवद ही था। तो सेतलवद was fighting the case of the main accused। अब एमसी चावला ने, जो मरने वाला है, जो विक्टिम है, उसके भाई को बचा लिया, उसको इनोसेंट प्रूव करवा दिया। बट जो मेन एक्यूज है उसको फांसी की सजा हुई। ठीक है। अब फांसी की सजा तो हो गई। उसके बाद जो मेन एक्यूज है उसका जो एक लॉयर था, एक जूनियर लॉयर कह लो, वो आया एमसी चावला के पास कि हमें मर्सी पिटीशन लिखनी है, आप हमें हमारी हेल्प कर दो। एमसी चावला ने बोला कि नहीं, मर्सी पिटीशन मिल नहीं सकती, सीधा साधा केस है, मर्सी क्या देंगे इसको, मतलब जज मानेगा नहीं। तो एमसी चावला ने बोला कि कोई फायदा नहीं है। तो उसने बोला कि आप अपना काम करो ना, भी आपके पास मैं आया हूँ हेल्प लेने, आप मुझे लीगल हेल्प दे दो। तो एमसी चावला ने भी बस कुछ सोचा और उसको मर्सी पिटीशन लिखने में हेल्प कर दी। और फिर एमसी चावला छुट्टियों पे चला गया। छुट्टियों से वापस आया, उसने वापस आके पूछा भी क्या बना। एंड एमसी चावला वो शॉक टू हियर कि मर्सी पिटीशन सक्सेसफुल हो गई, उस इंसान को माफी मिल गई। तो एमसी चावला ने सिंपली हमें बताया कि कोई ना कोई क्रिटिकल गेम यहाँ पे खेली गई है, नहीं तो इतने सीधे साधे मर्डर केस में और इतने ब्रूटल मर्डर केस में सजा कम कैसे की जा सकती है। ठीक है, उसको फांसी होनी थी, फांसी ही होनी चाहिए थी, वो कम कैसे हो सकता है। बट क्या, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा हो गया। उसके बाद एमसी चावला टेल्स अस अबाउट द बार जिम खाना। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द बार जिम खाना क्या है? एक आप इसको क्लब मान लो, एक जगह मान लो जहाँ पर सारे लॉयर्स और एडवोकेट्स मिलते हैं, खाना वाना भी खाते हैं, कभी कभी गेम्स खेलते हैं बैठ के। तो काइंड ऑफ अ क्लब। ठीक है। वहां पे ये बैठेंगे, और अगर जिनके पास काम नहीं है अभी, जैसे एमसी चावला का टाइम था, शुरू में कुछ साल काम नहीं है, तो वो भी यहाँ पे आके बैठ के टाइम पास करेंगे, अपने दुखड़े रोएंगे एक दूसरे के सामने। और जिनके पास काम है बट उस समय वो फ्री हैं, वो भी आके बैठ जाएंगे। एमसी चावला हर रोज काम खत्म होने के बाद जो डिनर है वो यहाँ पे करके जाता था, बैठता था लोगों के साथ। ठीक है। और फ्राइडे को काफी देर तक बैठते थे, रात को 12-12 बजे तक ये बैठते थे वहां पे। क्यों बैठते थे? क्योंकि सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है। तो फ्राइडे को काफी देर तक बैठते, और फ्राइडे को एक इनका कलीग था, उसका नाम था आजाद। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग द फुल नेम। A Z, ठीक है, जी मतलब जेड, AZAD, आजाद। तो आजाद जो था वो इन सबके लिए बहुत अच्छा डिनर मंगाता फ्राइडे को, वो अपनी कार वार बेच के 5 स्टार डिनर एक तरह से ये करते। एंड देन गेम्स वेम खेलते खेलते 12-12 बज जाते, और फिर एमसी चावला घर चला जाता। सैटरडे के बारे में कुछ खास बताया नहीं। फ्राइडे को, सॉरी, संडे को काफी चीजें होती। जमशेद जी कांगा का दरबार होता, दरबार इन द सेंस कि कांगा अपने व्यूज रखता, बैठते, बात बात करते। और क्योंकि संडे था तो बाकी लोग भी फ्री होते, मतलब लॉयर्स और एडवोकेट्स के अलावा कई बिजनेसमैन, कई और लोग प्रोफेशनल्स वहां पर आए होते। तरह तरह की बातें ये लोग करते, डिस्कशंस होती, डिबेट्स होती, पोलिटिकली, सोशली, और फाइनेंशियल डिबेट्स होती, पैसा वैसा कहाँ इन्वेस्ट करना, वो सब बातें होती। ठीक है। और फिर ये लोग काफी वहाँ पे मतलब एंजॉयमेंट होती। तो जो कंपनी है और जो संडे का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो काफी अलग होता अदरवाइज। अब बार जिम खाना में ही एक सब सेक्शन आप मान लो कि जो बार जिम खाना का ग्राउंड था वहां पर कुछ क्रिकेट मैचेस होते थे। ठीक है, बार जिम खाना का एक ग्राउंड था, वहां पे क्रिकेट मैचेस होते थे। क्रिकेट मैचेस अपने आप में आप आज भी जानते हो कितना क्रेज है, बट उस समय ज्यादा क्रेज था बिकॉज एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं।
ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज लिमिटेड है अदरवाइज ऑल्सो। तो एमसी चावला सेज कि क्रिकेट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे। उसी में एक क्रिकेट मैच था, अर्ल्स 11 वर्सेस सीके नायडू की टीम। एक तरफ अर्ल्स 11 मतलब 11 लोग खेलते हैं क्रिकेट मैच। एक बार जो प्लेइंग 11 होते हैं, 11 लोग मेन होते हैं टीम के। तो कैप्टन अर्ल था और उसके 10 लोग। तो ये एक तरफ ये थे, एक तरफ सीके नायडू की टीम थी। अब क्या हुआ जब ये मैच जिस दिन पहले दिन खेला गया मैच, तो काफी मतलब जबरदस्त मैच हुआ। अर्ल ने काफी छक्के वगैरह लगाए, बाउंड्रीज लगाई, 11 बाउंड्रीज उसने लगाई। और सीके नायडू सेज कि मैं उससे ज्यादा बाउंड्रीज लगाऊंगा। और मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया और फंस गया मैच। एंड दिन खत्म हो गया तो मैच को वहीं पे रोकना पड़ा। उस समय ऐसे नाइट मैचेस वगैरह तो थे नहीं। तो दिन खत्म हुआ, मैच को खत्म करना पड़ा। और ये मैच की चर्चा इतनी हो गई कि एवरीबडी वांटेड टू वॉच द मैच। तो जब दोबारा ये मैच होना था अगले दिन, तो लगभग सारे चाहते थे कि हम जाके उस मैच को देखें। अब उसी में एक जज भी थे, जस्टिस रागनेकर। ये भी चाहता था कि मैं जाके मैच देखूं। तो इस जज ने क्या किया, इसके साथ एक वकील था। उस वकील को इसने बोला कि आप आकर ड्रामा करना कोर्ट में कि आपका केस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा जाएगा। एंड वैसे ही वो वकील करता है, वो आता है और बोलता है कि मेरा केस सर बहुत लंबा जाएगा। तो ये उस वकील की बात को आर्गुमेंट बनाकर उस दिन बाकी सारे केसेस को डिसमिस कर देता है। क्योंकि उस वकील का केस इतना लंबा जाएगा, बाकी केसेस सुने नहीं जाएंगे। तो बाकी केसेस को छोड़ो, आज हम सिर्फ इसी केस के बारे में बात करेंगे। अब वो केस शुरू होता है और ये ड्रामा करता है पूछने का कि आपके सारे एविडेंस हैं, आपके पास विटनेस वगैरह सारे हैं कि नहीं। वो वकील सामने से बोलता है हाँ जी सर, सब कुछ कंप्लीट है। अब जब ये डिसमिस वगैरह कर देता है, बाकी केसेस को निकाल देता है लिस्ट में से, तब वो वकील वापस आता है और बोलता है कि सर मेरा ना एक विटनेस नहीं आया। तो ये झूठ मूठ की एक्टिंग करता है, उसको डांटने की, वकील को डांटने की कि तुम्हें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं पता, लोगों के रिसोर्सेज खराब हो गए, कोर्ट का टाइम खराब हो गया वगैरह वगैरह। एंड देन ही सेज कि मुझे मजबूरी में यहाँ से उठना पड़ेगा। अब ये सारा ड्रामा इसने किसने किया, क्यों था, ताकि ये चुपचाप जाके मैच देख पाए। फिर जब ये ड्रामा खत्म होता है, ये जाता है वहां पे मैच देखने और एमसी चावला और सबको बहुत खुशी खुशी बताता है कि मैं इतना बड़ा ड्रामा करके यहाँ पे मैच देखने आया हूँ। ठीक है, सो ये एपिसोड हुआ। उसके बाद एमसी चावला शिफ्ट्स द गियर एंड टॉक्स अबाउट लक। लक की क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहला पॉइंट, एमसी चावला का मानना था कि जो उसकी वाइफ थी, उसका लक, वाइफ का लक जो है, एमसी चावला की वाइफ का लक एमसी चावला के लक से बेटर था। और ओनली आफ्टर द एंगेजमेंट, सगाई, एंगेजमेंट के बाद, मंगनी के बाद, इन दोनों जब एंगेजमेंट हुई एमसी चावला की, उसकी जो वाइफ है, उसके बाद एमसी चावला को अच्छे केसेस मिलने शुरू हुए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, एंगेजमेंट के बाद, शादी के बाद नहीं, एंगेजमेंट के बाद। और सिर्फ इतना बात उसने बोली है कि वाइफ का लक जो है वो उसके फेवर में काम किया और उसको केसेस मिलने लग गए। उसके बाद ऑल्सो एमसी चावला टेल्स कि लक आपका कहाँ काम करेगा। अगर आप मान के चलो कि नहीं जी मेरा तो किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, तब लक आपके फेवर में नहीं आने वाला। आपको आता जाता कुछ नहीं है और यू आर ओनली, यू कैन से, थिंकिंग कि हाँ भी एक दिन लक मेरे फेवर में आएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बन जाऊंगी। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो एमसी चावला एडवाइजेज यू कि आप अपना काम करते रहो। ठीक है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसको एमसी चावला से कंटिजेंसीज, काफी कंटिजेंसीज ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं कि आपके फेवर में काम कर रही है। मतलब हो सकता है कि आप में से जैसे लेट्स से आप सब लॉयर्स और एडवोकेट बनने वाले हो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। अभी के टाइम टाइम पे क्या सिचुएशन है कि बहुत मुश्किल है केसेस वगैरह मिलने। पर क्या पता कहीं पे कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन, कोई वकील, कोई जज आपके लिए काम कर रहा हो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। या कोई वैकेंसी आने वाली हो बहुत बड़ी, या कोई कुछ ऐसा होने वाला हो। अब आपने सोच लिया कि नहीं यार, वैकेंसी आती नहीं है या फिर काम तो मिलता नहीं है, कि छोड़ो क्या करेंगे करके आप छोड़ के बैठ गए। अगर आपने छोड़ के ही बैठ गए आप, तो कुछ नहीं होने वाला। बट हो सकता है आप काम करते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, आपने अपने आप को परफेक्ट कर लिया। उसके बाद जब फाइनली, जब लक आपका थोड़ा फेवर करेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, तब कम से कम आप रेडी हो। इसको आप ऐसे समझो जैसे आप में से ज्यादातर जो हो, ज्यादातर क्या कहूँ क्योंकि आपको ही शेयर करने वाला हूँ, तो आप में से सारे के सारे इस समय फर्स्ट ईयर में हो। यू आर गोइंग टू गिव योर फर्स्ट सेम, सेकंड सेम एग्जामिनेशन।
पहले साल का सेकंड सेम का एग्जाम दे रहे हो आप, देने वाले हो वो भी अभी, फर्स्ट सेम का रिजल्ट भी नहीं आया। तो इस समय बड़े से बड़ा जज आपसे खुश हो जाए, बड़े से बड़ा वकील आपसे खुश हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके लिए कोई आपको आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा फायदा? क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड डिग्री है वही नहीं है। सेकंड, अभी तक आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज भी नहीं है जो एक वकील को चाहिए। बट लेट्स से यू आर इन योर फाइनल ईयर, अब आप वो सारा कुछ ले चुके हो, सब कुछ आपके पास है, डिग्री आपको मिलने वाली है, स्किल्स आप एक्वायर कर चुके, नॉलेज आप एक्वायर कर चुके। अब अगर उस समय लक आपके फेवर में आए, मान लो कोई बहुत अच्छा वकील आपसे मिल गया, आप उसके नोटिस में आ गए, उसने आपको देख लिया कहीं पे बोलते, कहीं पे कुछ कहते, आपका कोई रिसर्च उसने देख ली, पढ़ ली, ठीक है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल उसने देख लिया जहाँ पे आपने कुछ पोस्ट किया हो बहुत अच्छा, कुछ भी हो सकता है। और उस समय आप जो है बोल सकते हो कि हाँ भाई लक मिला और मेरा काम बन गया। पर क्या फायदा होगा कि आपको बड़े से बड़ा वकील आपको मिल जाए, बट आप में वो काबिलियत ही नहीं है ना, आप में वो एफिशिएंसी ही नहीं है कि आप किसी को अपने फेवर में कर पाओ या उस लक का फायदा उठा पाओ। तो लक आपके फेवर में तब काम करेगा जब आप एटलीस्ट थोड़ा काबिल हो, ठीक है। फिर एमसी चावला टॉक्स अबाउट अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। डेप्यूटी सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन था उसके पास, मतलब मौका मिला उसको, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द बॉम्बे स्टेट एट दैट टाइम। तो उसके पास मौका था, सब कुछ कंप्लीट होने वाला था, फाइल वगैरह साइन हो गई एंड जो वाइस रॉय है उसके पास अप्रूवल के लिए फाइल गई। एमसी चावला को बोल भी दिया गया कि हाँ आप अपने बैग वैग पैक करो, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। बट लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मोहम्मद शफी नाम का एक पॉलिटिशियन कह लो आप था, उसने आके टांग अड़ा दी, उसने बोला कि एमसी चावला के जो क्रिटिकल ओपिनियन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो आप ऐसे किसी इंसान को लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी नहीं बना सकते। उसका मेन इंटेंशन क्या था, वो अपने सन इन लॉ या ब्रदर इन लॉ को वो सेटल करना चाहता था, ठीक है। तो उसने उस इंटेंशन से किया था इस चीज को। जब उसने वाइसरॉय को ये बात बोली, वाइसरॉय मान गया और एमसी चावला जो है डेप्टी सेक्रेटरी नहीं बन पाया, ठीक है। दिस इज नॉट अ बिग थिंग, छोटी सी बात है, अब याद रह जाए तो लिख लेना। फिर एक मेरिट कंस्पिरेसी ट्रायल हुआ, एमसी चावला को वकील बनाया गया, इस केस में लोगों ने हायर किया। शुरू में एमसी चावला ने काम किया, बट देन एमसी चावला आफ्टर सम टाइम रियलाइज कि ये जो पूरा केस है ये चलाया जा रहा है कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा को आगे प्रोपोगेट करने के लिए, कि दिस इज नॉट अ लीगल केस, दिस इज अ पोलिटिकल केस। पोलिटिकल इंटेंशन है इन लोगों की, इनको जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एमसी चावला ने अपने आप को उससे पीछे खींच लिया। पर ड्यूरिंग दिस ट्रायल, इसी केस के दौरान एक बार उसको अपने क्लाइंट के लिए बेल मांगने के लिए जाना पड़ा कोर्ट में। तो उसने देखा कि जो सामने वकील आया है, जो अपोजिंग वकील है, वो तो बहुत कैजुअली ड्रेस्ड है, मतलब बहुत ज्यादा कैजुअली नहीं, मतलब बहुत प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है। तो उसको लगा कि ऐसा क्यों है, एमसी चावला पूरा ड्रेसअप वगैरह करके गया था, जो यूनिफॉर्म होती है वो पहन के गया था। तो उस सामने वाले वकील ने इशारा किया कि देखो आगे आगे देखो क्या होता है। जब कोर्ट असेंबल हुआ, जज फाइनली एंटर हुआ, तो एमसी चावला ने देखा कि तो जज साहब ही अचकन में आए हैं, पजामा में आए हैं, और फिर जज अपनी पोती के साथ वहां पे बैठ के खेल रहा है। तो एमसी चावला को समझ आ गया कि कितना कैजुअल बिहेवियर है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रह जाए तो बहुत अच्छा। फिर एमसी चावला टेल्स अस कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 1947, ठीक है, 1947 में एमसी चावला चीफ जस्टिस बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ, लिख लेना अगर आपको अभी तक नहीं पता। आई विल ट्राई कि यहाँ पे जितना मुझसे लिखा जाए मैं लिख दूँ। 1947, यही दिक्कत है यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू राइट, ये तो मतलब गड़बड़ी हो जाएगी अगर लिखने जाऊंगा, तो आप लिख लो खुद से। 1947 में वो चीफ जस्टिस बनेगा आगे जाके, ठीक है। 41 में वो जज बन जाएगा, 47 में चीफ जस्टिस बन जाएगा, ठीक है, द सेम ईयर जब इंडिया आजाद होगा। फिर 58 तक वो चीफ जस्टिस रहेगा, 58 में ही विल गो टू द पार्लियामेंट। 58 से 67, ठीक है, लगभग 9-10 साल आप कह सकते हो वो पार्लियामेंट में रहेगा। और फिर ही विल रिटर्न बैक टू द बार, वो वापस एक लॉयर की तरह काम करने वापस आ जाएगा पार्लियामेंट को छोड़ के, ठीक है। तो 67 में वो वापस आया, ही सेज कि बहुत अच्छे से उसका वेलकम हुआ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी उसको मिली। अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जब इतना याद रख लो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस एमसी चावला को यहाँ पे मिली।
नाउ ही टॉक्स अबाउट लॉ एज अ प्रोफेशन, कि लॉ है क्या एज अ प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉयर क्या है, या क्या काम होता है एक लॉयर का। लॉयर का काम अकॉर्डिंग टू एमसी चावला, रेलिवेंट चीजों को निकालना, ठीक है, जज के सामने अपनी बात रखना, अपना सच जज के सामने रखना। जज विल डिसाइड कि कौन सही कौन गलत, पर लॉयर अपना काम करेगा, वो अपना सच जज के सामने रखेगा, अच्छे से केस को प्रेजेंट करेगा। अगर उसको लगता भी है कि केस अच्छा नहीं है, हारने भी वाला है, तो वो जिन्ना की एग्जांपल देता है कि जिन्ना को जब लगता था कि केस हारने वाला केस है, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस अपनी तरफ से वो पूरी जान लगा के लड़ता था केस को। एक बार के लिए तो ये मनवा देता था कि नहीं भाई, केस तो जीतने वाला है जिन्ना, ठीक है। ऑब्वियसली केस मजबूत नहीं होता था तो वो हार जाता था, बट एटलीस्ट अगर आपने एक्सेप्ट किया किसी केस को, तो आप अपनी पूरी जान लगा दो, पूरा जोर लगा दो कि नहीं, केस जो है अच्छे से प्रेजेंट करेंगे वहां पे। फिर जज के साथ आप रिस्पेक्टफुली बिहेव करो, अपनी बात अच्छे से रखो, ट्रुथफुल रखो, मेन पॉइंट पे बात करो, बिना मतलब रैंडम बातें ना करो वहां पर, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट अथॉरिटीज, कि अगर आप अपनी बात रख रहे हो तो आपका आर्गुमेंट साउंड होना चाहिए। आप इधर उधर से बातें उठा कर कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, उसने क्या कहा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वहां पे मत करो। तो लो एज अ प्रोफेशन आपको, अगर आप इस तरह से काम करोगे, तो आपको एक अच्छा माइंडसेट देगा, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी आपके अंदर लेकर आएगा, आपकी जो विजन है वो स्ट्रांग हो जाएगी, थिंकिंग क्विक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, आपके आर्गुमेंट्स साउंड हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें लो आपको देगा, और वही फिर आपकी क्वालिटीज बन जाएंगी एज ए गुड लॉयर। कौन होगा एक अच्छा लॉयर? जिसके आर्गुमेंट साउंड है, जो मुद्दे की बात करे, बात को घुमाए फिराए ना, ठीक है, जिसको रेलिवेंट चीजें निकालनी आती हो। आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको बहुत कुछ बताएगा, और आपको पता चलना चाहिए कि इसमें से काम की बात क्या है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। फिर आप, अगर आप अच्छा दिमाग है आपके पास, एंड यू आर अ गुड लॉयर, तो आप उसको इंटीग्रिटी के साथ यूज करो, अच्छी नीयत के साथ यूज करो। ये नहीं कि आप बहुत अच्छे लॉयर बन गए हो, आपको लॉ के बहुत सारे लूप होल्स पता चल गए हैं, एंड आप उसको मिस यूज करने लग जाओ। अब दिस शुड नॉट हैपन। आप आपके क्लाइंट के फेवर में लॉ को ही मैनिपुलेट करने लग जाओ, दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो ये एक अच्छी क्वालिटीज होंगी एक अच्छे लॉयर की। नाउ देन एमसी चावला कंक्लूड्स द चैप्टर एंड ही सेज कि मैं और कोई एडवाइस तो नहीं दे सकता जो यंग लॉयर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं लॉयर्स बनने के, बट आई कैन से कि आप जो लॉयर बनने वाले हो, तो आप इन चीज़ों को सीख लो, जो अभी मैंने आपको बताई भी, कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत रैंडम चीज़ों में आप स्पेसिफिक चीज़ें, पर्टिकुलर चीज़ें, रेलिवेंट चीज़ें आप निकालना सीख जाओ। अपने दिमाग को तेज करो, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एमसी चावला सेज, एक बात को याद रखो, कि जब आप इस प्रोफेशन में आ जाओगे, ठीक है, जब आप शुरू करोगे, तो हो सकता है आपको काम ना मिले। तब आपको लोगों की बातों में नहीं आना, ना तो आपको उन लोगों की बात सुननी है जो आपको कहें कि नहीं नहीं, ये तो प्रोफेशन ही बेकार है, इसमें काम मिलता ही नहीं है। ना ही आपको उन लोगों की बात सुननी है जो आपको ओवर, यू कैन से, मोटिवेट करें कि नहीं नहीं, मैं करवा दूंगा, मैं हूं ना, मुझे एक बार बात करो, आई विल हेल्प यू। नो बडी कैन हेल्प यू अकॉर्डिंग टू एमसी चावला। आपका पेशेंस, आपकी डेडिकेशन, और आपका जो स्किल्स एंड नॉलेज है, वही आपकी हेल्प करेंगे, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट वर्क। ही सेज, ही गिव्स द एग्जांपल, एक सेंटेंस वो बोलता है, आपको शॉर्ट नोट्स पे भी मैंने भेज दिया। लाइफ एट द बार इज ईदर all bed and no roses, और नो बेड एंड ओल्ड रोजेज, या ओल्ड रोजेज एंड नो बेड, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी, इडियम सुना होगा इंग्लिश में, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि जो जिंदगी है वो इतनी आरामदायक नहीं होगी, बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज नहीं होगी। तो एमसी चावला सेज कि जो जिंदगी बार में, मतलब एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट, जो आपकी लाइफ होगी, उसमें या तो आराम ही आराम होगा और काम नहीं होगा, ठीक है। रोजेस मीन वर्क, बेड मीन आराम। या तो आपके पास जो शुरू में जो टाइम होगा, आराम ही आराम होगा और काम नहीं होगा। इस आराम को आपको यूज करना है सीखने के लिए, और बाद में आपके पास काम ही काम होगा, आराम नहीं होगा। तो आप बाद में नहीं सीख पाओगे, आपको शुरू में सीखना है, चीजों को जानना है, पहचानना है, ठीक है। एंड विद दिस ही कंक्लूड्स द चैप्टर, एंड विशेष यू काइंड ऑफ गुड लक, कि हाँ आप अच्छे से अच्छे लॉयर बनो, और अच्छे से अपने डेडिकेशन के साथ अपना काम करो। एंड दस वी कैन से कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप, बहुत जल्दी मैंने चीज़ों को बताया, बहुत शॉर्ट में बताया, बट आई होप कि
आपको हेल्प मिली होगी इस चैप्टर से। डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होंगे, ठीक है। एंड बाकी चैप्टर्स पे भी आई विल ट्राई कि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड कर दूं। आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो फर्स्ट, ताकि आप मुझे बता सको कि ये आप हेल्पफुल है भी कि नहीं। आई डोंट वांट कि मैं रिकॉर्ड कर करके भेज दूं और आपको इससे हेल्प ना मिले भी ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।